जैसा कि आप सभी को विदित है कि समस्त राजकीय विद्यालयों, एडेड तथा विभिन्न विद्यालयों में दिनांक 21 मई से अद्यतन समर कैंप का आयोजन कर विद्यार्थियों को रचनात्मक विकास, खेल, टीम भावना, कौशल विकास भावना से विकसित किया जा रहा है। समर कैंप के अंतर्गत प्रतिदिन दिए गए निर्देशों के क्रम में समर कैंप कैलेंडर के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन प्रथम आधा घंटा योग एवं व्यायाम सिखाया जाता है। इसके पश्चात समर कैंप की दिवसवार अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि कल कैरियर गाइडेंस के बारे में आपने सभी छात्र छात्राओं को ज्ञान प्रदान किया होगा, जिससे उनमें विकास कौशल की भावना उत्पन्न हो तथा वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर किसी भी क्षेत्र में अपना विकल्प चुन सकें। आज समर कैंप के अंतर्गत बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR फर्स्ट एड के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में हमारे बीच प्रतिभाग करने वाले सम्मानित मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी महोदय डॉक्टर अंकुर त्यागी जी एवं उनके नेतृत्व में डॉक्टर रक्षित जी तथा सभी सम्मानित प्रधानाचार्यों का इस आहूत प्रशिक्षण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। CPR अर्थात कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यह एक आपातकालीन जीवन रक्षक तकनीक है जो तब इस्तेमाल की जाती है जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है। यह सांस और रक्त संचार को बनाए रखने में मदद करता है। यह बेसिकली फर्स्ट एड है जब तक कि अधिक अनुभवी चिकित्सा कर्मी उपलब्ध ना हो तथा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो। आज समर कैंप के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि आयोजित है उसमें CPR के बारे में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर रक्षित जी तथा आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी जी, इसके बारे में जितने भी हमारे इस ऑनलाइन बैठक में प्रतिभाग करने वाले प्रधानाचार्य हैं, उनके विद्यालय के प्रशिक्षक हैं, वो आज इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे, जिससे कि जीवन में कहीं भी कोई आपातकालीन स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो फर्स्ट एड दिया जा सके। अब इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में मैं अपने साथ उपस्थित डॉक्टर अंकुर त्यागी जी जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी है, उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया वो इस प्रशिक्षण के बारे में डिटेल से बताएं और साथ ही प्रशिक्षण प्रदान करें। मेरे साथ है डॉक्टर अंकुर त्यागी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत जी कि आपके द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें अनुमति दें कि मैं डॉक्टर अंकुर त्यागी और मेरे सहयोगी डॉक्टर रक्षित जी इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सकें। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर जी। प्रशिक्षण में हमारे DIO साहब, मेयर डॉक्टर अंकुर त्यागी, डॉक्टर रक्षित जी और सभी जुड़े हुए विद्यार्थियों के प्रधानाचार्य जी और अध्यापक महोदय और बच्चों, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यदि इस प्रशिक्षण के उपरांत यदि हमने कभी अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी जीवन दान दिया या बचाने में मदद की तो ये हम सबका अवभाग्य होगा। बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण है, डॉक्टर त्यागी ने बहुत तैयारी की है और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और कभी जीवन में कभी ऐसा मौका मिले कि आपको किसी की जीवन बचाने का मौका मिले तो वो ये बहुत अच्छा होगा। तो इसको ध्यान से सुनिए और डॉक्टर अंकुर त्यागी और सबको बड़े आराम से और क्लियरली समझाइए और बताइए ताकि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सफल हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू।
अब मैं इस बंद करो। अब मैं इस पूरे सभागार में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो प्लीज कीप योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी इस पूरे जनपद मेरठ के प्रतिभागी हैं वो कृपया ध्यान रखें कि अपने जो गूगल मीट के इस लिंक पे एक स्पीकर का साइन है उसको म्यूट पे रखें। अंतिम में हम जो क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा ड्यूरेशन रखेंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट कर वो प्रश्न पूछ सकता है और हम कोशिश करेंगे कि आपके संभव जितने भी सवाल हैं उनका सही से उत्तर दे पाएं। मैं डॉक्टर अंकुर त्यागी जो इस वर्तमान में पुलिस लाइन का चिकित्सा प्रभारी हूं और आपदा नोडल अधिकारी हूं पूरे जनपद का। मैंने BAMS, MBBS और MD करने के पश्चात अभी मैं पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा हूं और जिले में इस आपदा के प्रशिक्षण हेतु मुझे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने नियुक्त किया है। मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर रक्षित जो कि एक MD कम्युनिटी मेडिसिन से एक कुशल चिकित्सक हैं और मेरे इस प्रशिक्षण में वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे जो कि जनपद में मुख्य चिकित्सा कार्यालय में एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के पद पर तैनात हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रशिक्षण में जो कि जैसा कि आपको पहले विदित है कि इस समर कैंप में जो डॉक्टर प्रशांत जी ने अभी बताया है कि योगा, CPR, फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे ऐसे कार्यक्रम जिनको न केवल चिकित्सा विभाग को बल्कि पूरे भारत के एक एक नागरिक को चिकित्सा और स्वास्थ्य के विषय के इन गंभीर विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए जिससे कि न केवल वो अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि वो अपने स्वयं को भी इस प्रशिक्षण के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं। साथियों, आज दिनांक 25 मई 2025 को स्थान GIC ऑफिस में मेरठ के इस संचार क्षेत्र की गूगल मीट से मेरठ के इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक भूमि से जहां मेरे स्वर जहां तक जा रहे हैं मैं उन सभी श्री शक्ति को, मातृशक्ति को और तमाम उन सभी गुरुओं को हृदय से नमन और आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रशिक्षण में आज भाग लिया है। मेरा उन सभी अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से जो इन विद्यालयों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और एक एक बच्चे को अपने कुशल नेतृत्व में ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ऐसे बच्चों को तैयार कर सकें जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े बल्कि स्वास्थ्य और इन आपदाओं जैसी या अपनी जीवनचर्या को कैसे बेहतर रख सकते हैं, कैसे हम किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं, इसके विषय में जो जानकारी दे रहे हैं मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरा सभी गुरु, सभी अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से एक विनम्र निवेदन है कि हम भी आपके द्वारा पढ़ाए गए ऐसे गुरुओं के छात्र हैं। अगर कोई त्रुटि होती है तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें और क्योंकि आप खुद ही ज्ञान के प्रतिबिंब हैं तो हम यहां ज्ञान देने के लिए नहीं, प्रशिक्षण देने के लिए नहीं बल्कि आपका प्रतिभाग चाहते हैं ताकि आप हमारे साथ उन सभी बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान कर सकें कि जैसे कि समय समय पर हर एक व्यक्ति जब वो सुबह से उठता है और शाम तक वो एक छात्र जो एक समाज में रहता है और एक दैनिक ऐसी जीवनचर्या के साथ जूझता है जिसे उन्हें फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, फर्स्ट एड कैसे दिया जाए उसकी आवश्यकता होती है और जब कभी ऐसी आपातकालीन स्थितियां आती हैं जहां आपदा जैसी स्थितियों में एक एक विद्यार्थी, एक एक नागरिक इन प्रशिक्षणों के माध्यम से न केवल अपना स्वास्थ्य सही रख सकता है बल्कि दूसरों का जीवन बचाने का भी कार्य कर सकता है, जिसको हम आपदा मित्र और आरोग्य मित्र के नाम से भी बोल सकते हैं। साथियों, किसी भी बच्चे का, किसी भी ऐसे शिशु का सबसे पहले जो प्रशिक्षण है वो स्टार्ट होता है उसके घर से, क्योंकि घर एक ऐसा मंदिर है जहां से उसको प्रशिक्षण धीरे धीरे उसकी मां के द्वारा प्राप्त होता है और कैसे उसको फर्स्ट एड देनी है, क्या फर्स्ट एड के प्राचीन काल में ऐसे उपाय थे। मैं उसको अभी केवल एक ऐसे साधारण वक्तव्य के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर चिकित्सक नहीं जुड़े हुए हैं, केवल हमारे प्रधानाचार्य और अध्यापक जुड़े हुए हैं
कि फर्स्ट एड हमारे घर में ही प्राचीन काल से होती आ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाती है तो प्राथमिक उपचार जो होता है उसको मेडिकल हॉस्पिटल या किसी औषधालय से पहले ही हम क्या ऐसी सेवाएं दें जिससे कि हम प्राथमिक उपचार कर किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर घर में किसी को कोई चक्कू लग जाता है, किसी से इंजरी हो जाती है, तो आज भी हमारे घर में उसको फर्स्ट एड करने के लिए एक कपड़ा बांध दिया जाता था और फिटकरी जैसी चीजों को वहां पर उसको लगाने से ब्लड की हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। ये प्राथमिक उपचार हमारे घरों में उपलब्ध था, प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन जागरूकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर वो घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो उसको हम कैसे उसका प्राथमिक उपचार करेंगे, ये हमारे घरों से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि घरों में ही ऐसी औषधियां हमारे पास उपलब्ध हैं, वो टेक्निक्स उपलब्ध है कि अगर कोई व्यक्ति छत पर से गिर जाता है तो उसको प्राइमरी हेल्थ ट्रीटमेंट देकर हम हॉस्पिटल से पहले कैसे स्प्लिंट बांधकर, एक खपच्ची या लकड़ी के गत्ते को बांधकर हम उसको कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं कि उसको फर्दर इंजरी ना हो, ये हमें ज्ञान पहले से ही हमारे यहाँ उपलब्ध है। इन आपदा और आरोग्य मित्र जैसी नवीन पहल को मेरठ की इस भूमि से जो हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगी डॉक्टर रक्षित चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि इस फर्स्ट एड के प्रशिक्षण को आप तक पहुंचाएं और उसके बाद में हम एक छोटा सा इसका सम या एक क्या इसका उपयोगिता है वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। अंत में जितने भी इस समय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक, गुरु जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटी सी अटेंडेंस लेंगे ताकि उनकी उपस्थिति दर्ज की जा सके, क्योंकि इस प्रशिक्षण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय जी भी प्रतिभाग और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं ओवर टू करता हूं डॉक्टर रक्षित चौधरी। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षित चौधरी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। आज यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में डॉक्टर अंकुर त्यागी जी द्वारा जो ये प्रशिक्षण रखा गया है, उस प्रशिक्षण में आप लोगों को कुछ अहम बातें फर्स्ट एड से संबंधित या CPR से संबंधित बताऊंगा और फिर उसके विषय में एक छोटा सा क्वेश्चनर रखा जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एड की आवश्यकता, जैसे कि डॉक्टर अंकुर त्यागी जी ने उस प्रकाश ऑलरेडी डाला है, तो फर्स्ट एड की आवश्यकता क्या हो सकती है। बेसिक फर्स्ट एड की नॉलेज सबको होनी चाहिए, क्योंकि जो जहां पे आप लोग कार्यरत हैं, जहां पे छोटे बच्चे वहां पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पे किसी को भी किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोगों को कम से कम बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स, जो पहले गोल्डन 20 मिनट होते हैं किसी भी लाइफ सेविंग प्रोसीजर के, उसमें हम अपना एक बेसिक लेवल पे योगदान दे सकें, ये उद्देश्य होता है इस प्रशिक्षण का। जैसे कि फर्स्ट एड, जैसे कि डॉक्टर त्यागी जी ने बताया कि किस तरह से लकड़ी की कपची या कोई भी एक स्प्लिंट बांध के किसी भी फ्रैक्चर वगैरह वाली साइट को हम इमोबिलाइज कर सकते हैं, मतलब उसे हिलाना डुलाना नहीं है, उसे पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, और जिससे कि उसमें कम से कम डैमेज हो, ब्लीडिंग कम से कम हो और तत्काल प्रभाव से उसे फिर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा सके। उसके पश्चात इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ये, जैसा कि अभी बताया गया कि ये फर्दर हार्म, जो कि और ज्यादा होने वाली डैमेज है, उसको बचाती है, जीवन रक्षक होती है, और रिकवरी होने में, मतलब कि इंजरी के ठीक होने में आपकी मतलब मदद करेगी मरीज की। सबसे पहले अगर फर्स्ट एड की बात करें तो बर्न्स मतलब जलना एक बहुत सामान्य घटना है, जो कि किसी भी चीज से, किसी आग से, किसी कोरोसिव जैसे एसिड हो गया, एल्कली हो गया, उससे बर्न हो सकता है। तो सबसे पहले अलग अलग तरह के बर्न्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो तो एक मेडिकल लेवल पे है, लेकिन ये है कि बर्न्स जो है काफी पेनफुल होते हैं। तो अगर किसी कोरोसिव सब्सटेंस से बर्न हुआ है तो उसको सबसे पहले वॉश आउट किया जाता है। तो वॉश आउट करने के लिए वाटर का उपयोग भी किया जाता है, और कई बार जैसे एल्कली का बर्न है तो मिल्क वगैरह से भी कर सकते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और जो सामान्य तौर पर बर्न होते हैं जो कि आग से होते हैं, उसमें एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन करके और उस पर जो है कोई भी ऐसा सिल्वर सिट्रामाइड जैसा ऑइंटमेंट जो फर्स्ट एड किट में मौजूद होता है वो लगाया जा सकता है। साथ ही जो है मरीजों को ऊपर 108 नंबर एम्बुलेंस के थ्रू कॉल करके
निकटतम अस्पताल में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट। फिर बर्न सेकंड और थर्ड डिग्री के बर्न ये फर्स्ट एड के द्वारा मैनेज नहीं किए जा सकते। इसमें सबसे मेजर यही है कि आप तत्काल प्रभाव से अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में या तो संपर्क करें और तत्काल प्रभाव से मरीज को किसी एम्बुलेंस के माध्यम से या किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अस्पताल में पहुंचा दें। केमिकल बर्न जैसे आपको बताया गया एसिड या एल्कली के थ्रू हो सकते हैं, उनको वॉश आउट किया जा सकता है और उसके पश्चात जो है उन पर ये ऑइंटमेंट सिल्वर सिट्रामाइड लगा के और उनको जो है निकटतम अस्पताल में भेजा जा सकता है। आंख के अंदर अगर इस तरह का बर्न हो जाए जो कि स्प्लैश ऑफ एसिड की वजह से, जैसे कि लेबोरेटरी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी हो सकता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से धोएं और उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक रनिंग वाटर में धोने का प्रयास करें जिससे कि फर्दर आंख में डैमेज ना हो और तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करके तत्काल प्रभाव से आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया जाए। यही जैसा कि आपको बताया गया है किस तरह से उसको वॉश करना है, ये उसकी टेक्निक है। रनिंग वाटर में वॉश करें फॉर 10 to 15 मिनट्स, जैसे कि रेबीज के वुंड को वॉश किया जाता है, आप लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे। उसी प्रकार से 10 से 15 मिनट जो है रनिंग वाटर में वॉश करें और उतनी देर में कोई दूसरा व्यक्ति जो वहां पर ऑन साइट पर मौजूद है वो एम्बुलेंस सेवा को कॉल करके और मरीज को भिजवा सकता है स्वास्थ्य केंद्र। और अगर जो है अगर वहां पे एम्बुलेंस आने में देरी हो रही है तो मेडिकल एड सीख करने के साथ साथ आप उसको साफ करके आंख को उसके बाद उसे किसी सॉफ्ट कॉटन पैड से कवर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। तो इसमें ये एक निमोनिकम जो है CCS के नाम से, जैसे कि यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है, तो कूल एंड रिंस द बर्न एरिया, मतलब उसे ठंडा रखें, अफेक्टेड पार्ट को कवर कर दें और S फॉर सीक हेल्प, एप्रोप्रिएट मेडिकल हेल्प, जैसा कि आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो बड़ी कॉमन इंजरी है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी ब्लेड से वगैरह से, कभी हाथ कहीं पे कट भी सकता है, तो ऑन साइट मैनेजमेंट कैसे करें। तो ब्लीडिंग में लॉस ऑफ ब्लड होने लगता है। इंटरनल ब्लीडिंग में तो बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं है, बस बेसिकली आप लोग उसको पेशेंट को इमोबिलाइज कर सकते हैं क्योंकि मोबिलाइजेशन से उसमें और ज्यादा फर्दर डैमेज होने का चांस है। एक्सटर्नल ब्लीड अगर है तो एक्सटर्नल ब्लीड वाला एरिया अगर कंटेमिनेटेड है तो उसको वॉश आउट करेंगे। सबसे पहले इसमें मेन प्रिंसिपल दिए गए हैं, लुक इंस्पेक्ट, वुंड की पहले देखेंगे किस तरह की उसकी मतलब गंभीरता कितनी है, उसके पश्चात उस पर डायरेक्ट प्रेशर लगा देंगे, डायरेक्ट प्रेशर, जिससे कि फर्दर ब्लड लॉस उसमें ना हो। और एलिवेट, जैसा कि अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मान लीजिए फिंगर में अगर है तो उसे हार्ट के लेवल से ऊपर उठा देंगे जिससे उसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाए। इस तरह से उठा देंगे पार्ट को। आर्म में वुंड है तो इस तरह से उठा देंगे, पैर में है तो पैर के नीचे सपोर्ट या कोई तकिए वाली इस तरह की चीज, सपोर्ट पिलो वगैरह लगा देंगे जिससे कि उसमें प्रेशर कम हो जाए। फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इसी तरह से प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इसमें सबसे पहला स्टेप प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि जिस व्यक्ति को आप मैनेज कर रहे हो, मान लीजिए उसे कोई संक्रामक डिजीज है तो उससे सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है वुंड को चेक करेंगे, उसका साइज और लोकेशन। उसके बाद जो है कोई भी उसमें कोई कंटेमिनेटेड अगर पार्ट है तो उसको रिमूव करेंगे और उसको जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बता दिया। नेक्स्ट, तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द आर्टरी इफ नेसेसरी, वो आपको बता दिया गया है और आप में से काफी लोग इस तरह की चीजें जानते भी होंगे, फिर भी एक ब्रश अप नॉलेज के तौर पे आपको बताया जा रहा है। तो और जो भी जहां पे भी जो पार्ट है उसे हार्ट के लेवल से एलिवेट, मतलब उसे अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उसमें ब्लड का प्रवाह कम हो जाए और फर्दर ब्लड लॉस कम हो। और उसके साथ वही स्टेप्स जो बर्न में फॉलो किए थे, इतनी देर में कोई व्यक्ति बीच में मेडिकल हेल्प सीख करेगा और उसको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब फ्रैक्चर के विषय में अगर बात की जाए तो फ्रैक्चर दो प्रकार के हो सकते हैं। क्लोज फ्रैक्चर, जिसमें कि हड्डी टूट जाती है और ऊपर की स्किन वगैरह इंटैक्ट रहती है। ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूट के स्किन पियर्स करके बाहर निकल जाती है, उसमें डैमेज बहुत ज्यादा होता है, कई बार ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो फ्रैक्चर में सबसे पहले एक बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूं। फ्रैक्चर में जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है
ये आप स्लाइड में देख पा रहे हो, सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर जैसा कि बता दिया गया है। फ्रैक्चर में जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको इमीडिएट इफेक्ट से इमोबिलाइज कर दें। इमोबिलाइज मतलब कि उसको अपनी जगह बिल्कुल स्टेबल कर दें, उसमें कोई मूवमेंट या कोई छुआछेड़ करने की या उसे फ्रैक्चर को रिड्यूस करने की, अगर आप टेक्निकली मेडिकल नॉलेज या मेडिकल फील्ड से नहीं रिलेटेड है तो उससे आप बिल्कुल भी रिडक्शन करने की कोशिश ना करें। उससे ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हो सकती हैं अंदर की, और फर्दर डैमेज हो सकता है, लिम्ब में गैंग्रीन वगैरह हो सकती है। इसी प्रकार से जैसे आपको बताया गया है, स्टे काम, सबसे पहले बिल्कुल अपने आप को समेट के रखिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। कॉल फॉर हेल्प अगर आप करोगे, उसके पश्चात क्या करोगे, उस पार्ट को मूव नहीं करोगे और विक्टिम को स्टिल रखोगे, मतलब उसे इमोबिलाइज पोजीशन में रखोगे। आइस पैक रखोगे जिससे कि ब्लड लॉस जो इंटरनली हो रहा है वो थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। और उसके साथ साथ वहां पे लोकली अवेलेबल कोई न्यूज़पेपर के बंडल्स बना के या फिर कोई स्टिक कपच, कोई इस तरह की कोई चीज हो, उसको पट्टियों के द्वारा उस पार्ट पर बांध के उसको इमोबिलाइज करने का प्रयास करें। इस तरह से स्प्लिंट बना के, जैसे कि इस तरह से स्प्लिंट बना के लकड़ी की पट्टी जैसे यहाँ पे बांधी हुई है, इसमें रेडियो अल्नार फ्रैक्चर, मतलब इस फोरआर्म का फ्रैक्चर अगर हो गया है जैसे इस व्यक्ति को, तो उसमें लकड़ी की खप्पचियों से उसको रोक दिया गया है। इसी प्रकार से पैर के फ्रैक्चर को भी रोका जा सकता है। और मेडिकल हेल्प से हेल्पलाइन पे कॉल करके आप एम्बुलेंस वगैरह बुला सकते हैं। अब जो आज का सबसे मेन टॉपिक है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी मतलब अगर ये है कि श्वसन तंत्र और हृदय, ये जो हमारे शरीर के दो सबसे अभिन्न अंग हैं, जो हमारी जीवन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो कार्डियो मतलब दिल और पल्मोनरी मतलब फेफड़े, और रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवन। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एकदम सडनली, आजकल आप अखबारों वगैरह में पढ़ते हो कि बिल्कुल एक यंग व्यक्ति है और उसे तत्काल प्रभाव से, आपने देखा आपके साथ बैठा हुआ है, वहां पे कार्यालय में काम कर रहा है, और एकदम से उसको अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया, पल्सलेस हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि सडन कार्डियक अरेस्ट, उसकी हृदय गति सडनली किसी शॉक की वजह से या किसी भी वजह से अल्टीमेटली रुक गई है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है सीपीआर करो। इसीलिए सीपीआर किसी चिकित्सक के अलावा, जैसे कि आप शिक्षक लोग हैं या फिर कोई स्टूडेंट है, किसी भी एक जनमानस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीपीआर के अंदर हम खासतौर पर ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले, इस तरह से ये पहले एबीसी ऑफ सर्कुलेशन ये होता था, ब्लड एंड एयरवे। अब इसका एक ये चेंज हो गया है, इसमें है CAB। तो कंप्रेशंस या फिर इसे कह सकते हैं सर्कुलेशन। पहले सर्कुलेशन को सिक्योर करें, उसके बाद जो है एयरवे, श्वसन तंत्र, और उसके बाद उसकी ब्रीदिंग आप एक्सेस कर सकते हैं। CAB ये आपके एक लेवल पे ये CAB का ही सबसे ज्यादा रोल है। सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशंस, एयरवे उसकी सिक्योर करेंगे और उसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे। अब अगर आप मुझको देख पा रहे हो तो सबसे पहले 5 से, अगर कोई व्यक्ति तत्काल आपको दिखाई दिया कि एकदम से अनकॉन्शियस होकर गिर गया है, तो उसमें सबसे पहले 5 से 10 सेकंड में सबसे पहले रोल है कि आप चेक करोगे उसका ब्रीदिंग और उसका सर्कुलेशन, मतलब पल्स क्या है, कैरोटिड पल्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए ये होती है जो लैरिंजल कार्टिलेज होती है, बीच में बिल्कुल सेंटर में, कई बार दिखाई भी देती है, मेल्स में तो बहुत प्रोमिनेंट होती है। इसके साइड से ऐसे उंगली फेर के यहाँ पे एक सॉफ्ट पार्ट है, इस तरह से 2 उंगली से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पल्सेशंस आपको फील होते हैं इस तरह से, धक 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 धक। तो ये कैरोटिड पल्स आप इसके थ्रू फील कर सकते हो, और उस कैरोटिड पल्स से आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर अभी दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। क्योंकि कई बार ये वाली जो पल्स है, रेडियल पल्स, ये एब्सेंट हो जाती है और इधर पल्स होती है। ये काम आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर करना है। फिर उसकी नोज पे चेक करोगे या चेस्ट के मूवमेंट से चेक करोगे कि सांस उसका चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर दोनों चीज एब्सेंट है या फिर सर्कुलेशन एब्सेंट है, तब आता है सीपीआर का रोल, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन जैसे इसमें आपको दिखाए गए हैं, हैंड्स को इंटरलॉक करके इस प्रकार से, इंटरलॉक करके इस प्रकार से, जैसे कि आपका, मेरा ये डोमिनेंट हैंड है तो मैं डोमिनेंट हैंड को नीचे रखूंगा, और नॉन डोमिनेंट हैंड जो कि मेरा राइट हैंड, मैं राइट हैंडर हूं, अगर कोई लेफ्ट हैंडर है इससे अपोजिट कर सकता है, इस प्रकार से। और ये पार्ट यूज करके, हथेली का ये वाला पार्ट यूज करके, चेस्ट का जो लोअर थर्ड पार्ट है, देखिए आप इस तरह से देखिए, जो यहाँ पे हड्डी खत्म होती है हमारी चेस्ट की, चेस्ट बोन,
इसके लोअर 1/3 पार्ट में इस तरह से हम लोग यहाँ पे रख के और इसको बहुत जोर जोर से प्रेस करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर दब जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति को उस समय पे इतनी ज्यादा मतलब समस्या हो गई है कि उसका सर्कुलेशन ही रुक गया है, तो फिर उसमें हम इस तरह की चीज नहीं सोचेंगे कि इसको दर्द होगा या इसकी पसली ना टूट जाए। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, परंतु उसकी चेस्ट जो है 4 से 5 सेंटीमीटर मिनिमम मूव होनी चाहिए जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस करते समय आपके ये आर्म्स यहां से बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और आप इस तरह से कंधे के जोर से उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। कंधे के जोर से उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे बार बार। और इसमें 30:2 का रेशो चलता है। जैसे कि 30 कंप्रेशन 30 बार कंप्रेस करेंगे आप, जल्दी जल्दी कंप्रेस करेंगे और 2 बार उसको ब्रेथ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट का भी एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप किसी की मदद करने से पहले स्वयं अपनी मदद जरूर करें। सबसे पहले इंश्योर करें सीन सेफ्टी, कि जिस सीन पर आप हो वहां पर क्या आगजनी तो नहीं है, कोई बम तो नहीं फटने वाला है, या कोई ऐसी समस्या कहीं पर दंगा भड़क गया है, या कहीं पर जो है बहुत ज्यादा कोई गैस सिलेंडर फटने वाला है। तो सबसे पहले सीन सेफ्टी इंश्योर करें। उसके पश्चात कॉन्शियस है तो उसको रिकवरी पोजीशन आगे आपको दिखाई जाएगी। रिकवरी पोजीशन में देख के, रिकवरी पोजीशन आप इसमें देखिए नंबर 4 पर आपको दिख रही होगी। पेशेंट को करवट से लेटाएं और उसका ऊपर वाला पैर थोड़ा सा मोड़ दें, 45 डिग्री के लगभग मोड़ दें, जैसा कि आपको नीचे वाली स्लाइड में भी दिख रहा है जो महिला फोन पे कॉल कर रही है। इसी प्रकार से आप लोग भी उसको रिकवरी पोजीशन में लेटा के और कॉल फॉर हेल्प कर सकते हो एम्बुलेंस सर्विस में। अगर पेशेंट में पल्स नहीं है तो क्या करेंगे, तब फिर सीपीआर का रोल आता है, जिस प्रकार से आपको बता दिया गया है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, जैसे यहाँ पे भी ये बंदा कॉल कर रहा है, हम कॉल कर देंगे और उसके साथ साथ सीपीआर तत्काल प्रभाव से स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे पल्स आपको बता दिया गया है, आप इसमें देख लीजिए, ज्यादा क्लियर है डायग्राम में किस तरह से यहाँ पे कैरोटिड पल्स हम चेक करेंगे। नेक्स्ट। फिर ये 5 से 10 सेकंड वाला आपको नॉर्म्स बता दिया गया है, क्योंकि ये शुरू के कुछ समय जो है ब्रेन में ब्लड सप्लाई देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस काम को बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड में करने का प्रयास करेंगे। फिर सीपीआर की साइकिल हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बता दिया गया था, दो उंगलियों से वो व्यक्ति वहां पर उस हड्डी को महसूस कर रहा है जो हमारी स्टर्नम बोन होती है, जो बीच में जिसे ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, उसके नीचे और उसके निचले भाग में, निचले 1/3 भाग में ही कंप्रेशन देना है। तो इस प्रकार से अपने हाथ को रख के और उस पर कंप्रेशन देना है। सिट स्ट्रेट, और वो कंधे के जोर से देखिए उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कंधे के जोर से, ना कि कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए, वरना आप इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से इनको 30 बार कंप्रेशन देने हैं। डिलीवर स्मूथ कंप्रेशन एटलीस्ट 100 पर मिनट, मतलब 1 सेकंड से कम में एक कंप्रेशन आ जाना चाहिए। आप खुद ही अंदाजा इस बात का लगा लीजिए कि 60 सेकंड में आपको 100 कंप्रेशन देने हैं। ठीक है, और उस बीच में आपका दूसरा सहयोगी अगर है तो वो कॉल कर देगा। ये थोड़ा सा उसके हेड को नेक के नीचे तकिया लगा के और उसके हेड को पीछे की तरफ टिल्ट कर देते हैं। इसे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर बोलते हैं, जिससे कि एयरवे खुल जाती है। एयरवे खुल जाती है और वो सांस लेने में उसको अच्छा मतलब सुविधा रहती है अगर उसमें सांस चल रहा है तो। ये इसमें मास्क दिया गया है आपको, सीन साइड पर मास्क नहीं मिलेगा, तो रेस्पिरेशन का उस समय आपके लेवल पे कोई खास रोल नहीं है। मेनली ये है कि आपको साइड पे चेस्ट कंप्रेशन ही देने हैं। मेनली चेस्ट कंप्रेशन जब आप देंगे, और अगर वहां पे आपकी फर्स्ट एड किट में मास्क अवेलेबल है तो दैट्स वेल एंड गुड। हर 30 कंप्रेशन के बाद आप इस मास्क को उसके फेस पे टाइटली रखेंगे सीई टेक्निक के थ्रू। सीई टेक्निक मतलब मास्क को इस तरह से करेंगे, इस तरह से और ई से इस तरह से उसके फेस को कवर करेंगे, और उसके बाद उसको जो है अपने मुंह से इस मास्क के ऊपर वाला पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कनेक्ट करके और उसे 2 सांस देने की कोशिश करेंगे। 30 कंप्रेशन के बाद हर 30 कंप्रेशन पे 2 सांस, हर 30 कंप्रेशन पे 2 सांस। और अगर नहीं है तो केवल चेस्ट कंप्रेशन ही आप दीजिए। ये माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का ये टेक्निक चेंज हो गया है, क्योंकि आजकल डिजीजेस बहुत चल पड़ी है, इसलिए अब लिप टू लिप वाला रेस्पिरेशन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट। अब देखिए अब क्या है कि आपने इफेक्टिव अगर सीपीआर दिया है और पेशेंट जैसे कि साइंस ऑफ लाइफ शो करे, जैसे कि पहले वो बिल्कुल निढाल था, ब्रीदिंग पल्स कुछ नहीं थी उसके अंदर,
कॉफिंग या वॉमिटिंग या ब्रीदिंग मूवमेंट कुछ भी शो करे तो उसको रिकवरी पोजीशन में लिटाएं, क्योंकि वॉमिट कई बार एस्पिरेट होकर लंग्स में चली जाती है, इसलिए इस पोजीशन में लिटाना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस विक्टिम अगर है तो उसको इसी पोजीशन में लिटाएं जितनी देर एम्बुलेंस सर्विस आए। ये इस तरह से सीपीआर देना, फिर से आप एक बार देख लीजिए। सीपीआर इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके चेस्ट पे कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन में यही निमोनिक है, CAB कैब। हर कोई आदमी जैसे कैब में ट्रेवल करता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद उसकी एयरवे सिक्योर करेंगे, उसके बाद उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे कि आपने जो कंप्रेशन दिया है उसका कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रक्षित। आपने बहुत ही कम शब्दों में और पूरे जनपद के सभी इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जितने भी हमारे ट्रेनी हैं उनको बड़ा अच्छा ही एक फर्स्ट एड CPR के विषय में जानकारी दी। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि जिलाधिकारी जी के कुशल नेतृत्व में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी, DIO साहब, BSA साहब के मार्गदर्शन में जो ये प्रशिक्षण शिविर आज आयोजित किया गया है, इससे हम सभी जितने भी हमारे अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, उनको हम ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम उनको ट्रेनिंग देकर और ये एक निश्चितम बिल्कुल जो क्लास 1, 2 या जो भी छोटे बच्चे हैं उन बच्चों तक ये बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक संदेश जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर शब्दों में एक मेडिकल लैंग्वेज में डॉक्टर रक्षित जी ने ये चीजें बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ऐसे शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को मेडिकल टर्म्स समझ में नहीं आती हैं, तो इसे एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि जो घर है उस घर का जो औषधालय है वो रसोई है, और उस घर का जो चिकित्सक है वो माँ है, और जो दवाइयां हैं वो हमारे फल, सब्जी, मिर्च, मसाले वो सभी दवाइयां हैं, और घर के अंदर जो व्यक्ति हैं माँ के अतिरिक्त वो सभी रोगी हैं। अगर हम हर घर तक माताओं को, बच्चों को और सभी व्यक्तियों को आरोग्य और इन आपदाओं से निपटने हेतु अगर इन प्रशिक्षणों को पहुंचा पाते हैं तो हम न केवल एक राष्ट्र, एक प्रदेश, बल्कि एक घर तक हम उस प्रशिक्षण को दे पा रहे हैं। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया था कि आउट ऑफ इंडिया जितने भी विदेश में परिवार रहते हैं उन सभी को CPR की नॉलेज होती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को CPR की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डॉक्टर रक्षित जी ने बताया कि जो गोल्डन आवर है, जो गोल्डन पीरियड है, उसमें कैसे हम व्यक्ति को बचाकर उसको हॉस्पिटलाइज होने से पहले वो CPR देकर या फर्स्ट एड देकर उसके जीवन को हम बचा सकते हैं, जिसमें ना किसी हमें दवाई की आवश्यकता पड़ रही है, ना ही हमें कहीं उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि जैसे कि अभी इस PPT के माध्यम से हमने आपको जागरूक करने की कोशिश की है कि सबसे पहले है प्रिवेंशन, उसके बाद है प्रिजर्व और उसके बाद है प्रमोट। प्रिवेंट का मतलब ही यह है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा रखें। घर में ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो सुरक्षा ही बचाव है। जैसे कि अभी वर्तमान में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और आज मैंने सुबह ही अपने व्हाट्सएप पे देखा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यह निर्देशित कर दिया गया है अधिकतम लोगों को कि क्या आज का तापमान रहने वाला है और आने वाले 24 आवर्स में क्या ऐसे तापमान की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, या कोई ऐसी आपदा आ सकती है, बारिश हो सकती है, कोई साइक्लोन आ सकता है। ये हमें पूर्व में ही जानकारी मिल जाती है। ये इस टेक्नोलॉजी का या वर्तमान में जिस हम युग में जी रहे हैं ये उसका हमें लाभ है, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं और हीट वेव जैसी जो इस समय वर्तमान में टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे कैसे अपनी सुरक्षा रखें। हम अपने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, ऐसे व्यक्ति जो श्रमिक हैं, जो व्यक्ति किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे हम ये बताएं कि सुरक्षा ही एक अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर वो व्यक्ति गर्म या बहुत ज्यादा तापमान की चपेट में आ जाता है तो वो पहले अपनी सुरक्षा रखे। दूसरा, घरों में जो एसिड हैं,
जो हम शौचालय को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो गांवों में खेती में प्रयोग किए जाते हैं, उनको बच्चों की पहुंच से या ऐसे लोगों की पहुंच से दूर रखें जो उसके विषैले प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं। आपने देखा होगा कि गांवों में आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, सिलेंडर फट जाते हैं। कैसे हम उनसे सुरक्षा रख सकते हैं, कैसे हम जो स्नेक बाइट जैसी, जो गांव में अभी बरसात का मौसम है जहां पर विषैले सर्प ऐसे हैं जो काट लेते हैं और जिनके कारण 10% ही ऐसे स्नेक्स हैं, सांप हैं जिनके काटने से मृत्यु होती है, लेकिन व्यक्ति एक फोबिया से, एक भय से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो छोटे छोटे प्रिवेंशन है, सुरक्षा है, बर्न है, एसिड है, स्नेक बाइट है, जो ऐसे ट्रोमा हैं, उनके माध्यम से हम कैसे अपनी सुरक्षा रख सकते हैं, ये प्रिवेंशन में आता है। जो प्रिजर्व करने की बात है कि हमें को जो दुर्घटनाएं हो गई हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि अभी पीपीटी में डॉक्टर रक्षित जी ने बताया कि अगर गांव में किसी व्यक्ति के या कोई भी ऐसा बच्चा जो सड़क दुर्घटना में चोटिल हो गया है या किसी मंजिल से गिर गया है या किसी आपदा के चपेट में आ गया है, तो वो कैसे एक लकड़ी के फट्टे या खपच्ची के माध्यम से हम उसको प्रिवेंशन दे सकते हैं, उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं जिससे कि फर्दर डैमेज ना हो। ये प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। सभी जो इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं वो कम से कम 102 एम्बुलेंस, 108 और 112 के विषय में जरूर जानकारी रखें, क्योंकि 102 गर्भवती महिलाओं के लिए, 108 तमाम उन आपातकालीन सेवाओं के लिए जिसमें एम्बुलेंस 24/7 उपलब्ध है, और 112 ऐसा नंबर है जहां से आप कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए कॉल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से संदेश जो हर व्यक्ति को पता है, लेकिन केवल कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस या किन्हीं ऐसी त्रुटियों के कारण जो हम जनमानस तक नहीं पहुंचा पाते हैं और छोटी छोटी कैजुअलिटी एक बड़ा रूप ले लेती है। आपको इस मंच के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जो हीट वेव है वो एक आपदा में घोषित कर दी गई है और मैं उसका जिला आपदा नोडल अधिकारी हूं। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने सभी विद्यालयों में ORS कॉर्नर अवश्य बनवाएं, जिसमें पैरासीटामोल और ORS आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। अगर आप ORS उपलब्ध कराते हैं तो आपने प्राय देखा होगा कि जो छोटे बच्चे या बड़े लोग, बड़े विद्यार्थी जब प्रार्थना में आते हैं तो उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो क्यों गिर जाते हैं? कि उनके अंदर शुगर की या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर की कमी हो जाती है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ORS है तो आप उन बच्चों को ORS पिलाकर ही उनका जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें सावधानी देने वाली बात यह है कि अगर कोई बच्चा बेहोश हो जाता है और वो अनकॉन्शियस है, तब उस स्थिति में उसको ORS ना पिलाएं। केवल जो कॉन्शियस बच्चा है उसी को ही ORS आप देने की कृपा करें और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर उस पेशेंट को जरूर भेजें। तीसरा पार्ट है प्रमोशन। प्रमोशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें प्रिवेंशन, प्रिजर्व और प्रमोशन, जो आज हम इस संचालन या इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप लोगों तक अपनी संदेश को, अपने पॉइंट को दे पा रहे हैं, वो प्रमोशन के अंतर्गत आता है, जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। इसमें न केवल डॉक्टर्स हैं बल्कि वो सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उन सभी की हम कैपेसिटी बिल्डिंग केवल संचार क्रांति और एक प्रोग्राम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से बहुत दूर तक पूरे जनपद में ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे हम उन कैजुअलिटी को कम कर सकते हैं। मैं आपसे एक आग्रह यह भी करना चाहता हूं कि जितने भी यहां पर विद्यालय हैं, मैं डॉक्टर अंकुर त्यागी और मेरे सहयोगी डॉक्टर रक्षित प्रत्येक मंगलवार को, अगर आप चाहते हैं तो प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक सप्ताह में केवल मंगलवार को हम विद्यालयों में जाकर ये फर्स्ट एड या जन जागरूकता अभियान जो जिलाधिकारी महोदय जी के प्राथमिकता पर है, उन्होंने हमें आग्रह किया है कि सभी चिकित्सक अपने उन निकटतम स्कूलों में जाएं और बच्चों को इंस्पायर करने की कोशिश करें कि वो भी एक कुशल, एक प्रशासनिक पदों पर पहुंच सकें, IAS बन सकें, एक कुशल चिकित्सक बन सकें, एक कुशल प्रधानाचार्य, अध्यापक बन सकें, ताकि वो हमसे मोटिवेट हो और इन फर्स्ट एड जैसी या CPR और इमरजेंसी ट्रीटमेंटों का लाभ उठा सकें।
मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा और सभी गुरुओं का, प्रधानाचार्य महोदय का, अध्यापकों का जो इस आज के मंच से जुड़े, वो बहुत भारी संख्या में जुड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर प्रशांत जी से, जो हमारे सहयोगी हैं, आप उनको एक अपना स्कूल का नाम, कोई भी एक ऐसे व्यक्ति जो उस कार्यक्रम को नोडल बन सकते हैं, उसके माध्यम से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मंगलवार को हम प्रत्येक विद्यालय में दोनों सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी के सहयोग से जाने की कोशिश करेंगे और जो जिलाधिकारी महोदय जी का संदेश है उसे पूरे जनपद मेरठ में फैलाने का प्रयास करेंगे कि जो एक नई पहल पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ की इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक धरती से शुरू होगी, जहां हम बच्चों को आरोग्य मित्र और आपदा मित्र जैसी एक नई पहल को एक नया रूप देंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हम जागरूक कर सकें। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रशिक्षण में कोई हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो जहां तक हमारी योग्यता है हम प्रयास करेंगे कि आपका एक प्रश्न का उत्तर हम सही से दे पाएं। जी, वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, मैं निवेदन करूंगा कि सभी क्वेश्चन ना पूछें, आप हैंड रेज करेंगे तो हम उनको ऑन कॉल ले लेंगे। जी, एक निवेदन और रहेगा कि जितने भी यहां पर इस समय प्रशिक्षण में लोग जुड़े हुए हैं, वो YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो हेल्थ मेरठ के नाम से हमने एक चैनल बनाया हुआ है YouTube पे, हेल्थ मेरठ अंकुर, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप उससे जुड़ेंगे तो मैं और डॉक्टर रक्षित ये प्रयास करेंगे कि आपको इस तरह की इमरजेंसी सेवाएं, फर्स्ट एड के बारे में जागरूक कर सकें। YouTube पर जाकर आप हेल्थ मेरठ अंकुर के इस चैनल पर जुड़कर उसमें आप ऐड हो सकते हैं और जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे वो हम आपको स्कूलों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें ताकि हम सवाल उत्तर दे सकें। इस मीटिंग में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो भी अगर अपने मार्गदर्शन में कुछ संदेश देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। कृपया प्लीज आप भी कुछ 2 शब्द हमारे लिए। बोलो, थोड़ा बोल रहे हैं। 100 के ऊपर लोग हैं। सर मेरी आवाज मेरी आ रही है? फोन कर दे। अब मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी से आग्रह करूंगा कि लगभग हमने जो भी एक प्रशिक्षण के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो दे दिए हैं। अगर आप कोई इसका समापन के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय। जी सर। थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से आपने हम सभी को एक छोटा सा प्रशिक्षण दिया है और मैं समझता हूँ कि हम लोग या हम सभी लोग इससे जुड़े हुए लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं हम इसको अपने जीवन में अपना के किसी न किसी रूप में हम किसी की मदद कर पाएंगे कि हम मेरी ऐसी इच्छा है, करना है। तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ लोग अपना प्रश्न पूछना चाह रहे थे कि शायद आपके पास टाइम हो तो वो उनके सवालों का जवाब दे सके। तो थैंक यू वेरी मच। जी सर, जी सर। प्रश्न पूछो, कौन देख रहा है? हैंड रेज कौन कर रहा है? हाँ जी सर, आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है सर। अच्छा। किसी को क्वेश्चन करना है तो कर दीजिए। जो भी हमारे प्रिंसिपल लोग जुड़े हैं, टीचर्स जुड़े हैं, वो कोई क्यूरी अगर करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट आपके सामने है। कोई क्यूरी है तो कर दीजिए। एक एक करके बोलिए मैडम, आप बोलना चाहती हैं। डॉक्टर जी।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज इसको अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। और मेरा कहना था कि जितनी अभी बताया है उसकी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो विद्यालयों में इसका डिस्प्ले कर सके बच्चों के साथ, पीडीएफ शेयर कर देंगे, और स्टाफ के साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप्स पे। ये बहुत अच्छी जानकारियां हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना बेहतर है। ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर देंगे। जी मैम, इसके लिए मैम इसके लिए एक जो पीपीटी अभी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसका पीपीटी डॉक्टर प्रशांत जी के माध्यम से सभी ग्रुपों में शेयर होगा। और ये जो मैंने आग्रह किया है कि सभी विद्यालयों में एक ORS कॉर्नर बनाकर उसको आप फोटो खिंचवा के ग्रुप में जरूर शेयर करें। और जो मेरठ हेल्थ के नाम से जो मैंने आपको बताया है, उसमें इस पूरे प्रेजेंटेशन को हम शेयर करेंगे। आप वहां से उस लिंक को लेकर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रेजेंटेशन के रिकॉर्डिंग को पहुंचा सकें। और आपसे निवेदन पुनः ये रहेगा कि अपने विद्यालय में एक डॉक्टर रक्षित और एक मेरा प्रशिक्षण अवश्य रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और DIG के माध्यम से जो ये पहल मेरठ से शुरू हुई है, ये विद्यालयों में पहुंचकर एक नए आयाम पर पहुंचे। समाप्त करते हैं। सीएमओ साहब से बोल दिया तो फाइनल कर दिया मैंने। सीएमओ साहब ने कहने को हाँ दिया। बोल। डीआई साहब से पहले वाले कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर समाप्त करें। मैं DIO साहब से निवेदन करूंगा कि प्लीज इसके समापन की घोषणा करें, ताकि सभी लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं और हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि जो भी संदेश थे उसको हम पहुंचा पाए। आप ही करो इसमें ना, आप ही ठीक रहेगा। डीआई सर, डीआई सर